बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। आज 12 सितंबर है और यकम मुहर्रम है। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ मुसलमान बसते हैं वो इस महीने को गम और सोग का महीना समझ के मनाते हैं। और ये एक ऐसा महीना है जिसमें इतनी बड़ी क़ुरबानी अदा की गई जो पूरी कायनात में जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। एक हक़ के लिए अपनी और अपने पूरे ख़ानवादे की क़ुरबानी अदा करने की मिसाल, इतनी बड़ी मिसाल अल्लाह की राह में हमें नहीं मिलती है। अल्लाह करे कि हम सबको जो इस्लाम की जो एक बुनियादी जो रूह है उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ गुज़रें, ताकि जहाँ जहाँ मुसलमान रहें वहाँ अमन, प्यार और एक मोहब्बत से भरा हुआ एक जो मुआशरा वो जन्म ले। उसके साथ जनाब दूसरी ख़बर जो है वो आज के दिन के हवाले से वो ये है कि कल साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की अहलिया वो 68 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। 1 साल से वो कैंसर जैसी एक बीमारी से लड़ रही थी और 1 साल पहले ही तशख़ीस हुई थी कि उन्हें कैंसर है और उन्होंने बड़ी साबित कदमी से इस बीमारी के साथ मुकाबला किया। और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान साहब, उन्होंने भी उन्हें बहादुर ख़ातून का लक़ब भी दिया है और साथ साथ ये भी कहा कि शरीफ ख़ानदान को जितनी सहूलियात हम दे सकेंगे वो हम देंगे। इस हवाले से बेगम कुलसूम नवाज़ का इंतकाल ख़ास उस वक्त अभी हुआ है जब शरीफ ख़ानदान बड़े मसाइल में घिरा हुआ है और अल्लाह ताला बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा के लिए आगे वाली मंजिलें आसान फरमाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम का पहला हिस्सा, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो एक अहम मसला है। पाकिस्तान में मसाइल की कुछ सूरत हाल ऐसी है कि एक मसले पे बात करें तो आपके सामने दूसरा मसला खड़ा होता है। इन मसाइल को गाहे बगाहे हम सब ने ही हल करना है, मिल के हल करना है और हम हुकूमती सरपरस्ती में इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों को हल करेंगे। सबसे बड़ा मसला जो आम शहरियों को है इस वक्त, उनमें एक मसला गदागरों का भी है, फ़कीरों का और भिखारियों का। पहले ऐसे होता था कि पहले मुझे याद है बचपन की अगर कुछ यादें भिखारी अगर मुझे याद हैं तो जुमेरात के जुमेरात एक भिखारी आया करता था और वो आके सदा लगाता था, आप उसे आटा या घर से कुछ पैसे या उसे कुछ खाने पीने की चीज़ जो है वो आप उसे दे दिया करते थे। वो हमें पता होता था जुमेरात को ही उसने आना है। उसके बाद हम इसी तरह ये देखते गए, ईद और इस तरह के जितने भी मौक़े और ख़ास दिन आया करते थे उनमें एक सैलाब की तरह ये सारे लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते थे। और अब सूरत हाल थोड़ी और मुख्तलिफ़ हो चुकी है। वो ऐसा है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो एक हाथ आपका पीछा कर रहा होता है और जहाँ आप रुके आपको किसी ने छुआ और एक बच्चा उसने आपके सामने हाथ फैला दिया। मसला उसके भीख मांगने का नहीं है, मसला ये भी नहीं है कि उसको ज़रूरत है या नहीं है, ये भी नहीं है कि जनाब वो किसी गैंग से ताल्लुक़ है उसका, या मतलब मसला ये है कि ये इन भिखारियों में इजाफ़ा क्यों होता जा रहा है और आखिर इनके पीछे कौन है। एक हमने यही सुना है कि एक बड़े माफिया हैं जो इनको लेके चल रहे हैं और इन माफियों को, ये जो माफिया है इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सका आज तक। क्या आइंदा भी ऐसा ही होता रहेगा? क्या हम लोग जो है इस गवर्नमेंट से अगर हमें उम्मीदें लगाई हुई हैं तो क्या यहाँ कुछ हमें ऐसी उम्मीद मिलेगी कि हम इस माफिया को भी ख़त्म कर सकेंगे? कुछ सिग्नल्स, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सालों से आप एक शख्स को देख रहे हैं, वो शख्स माजूर है या कोई भी या नाबीना है, वो वहाँ पे भीख मांग रहा है और सोचने की बात तो ये है कि वहाँ पे कौन शख्स है जो उसे ला के वहाँ रोज़ छोड़ देता है। सुबह आप कभी देखें तो कोई एक गाड़ी आती है वो छोड़ के जाती है या एक मोटरसाइकिल पे आके बंदा उसे छोड़ के जाता है। तो हमारी चैरिटी, हमारे जो
जो हम सदक़ात खैरात वग़ैरह अल्लाह की राह में जो निकालते हैं, क्या वो सारे इन प्रोफेशनल बेगर्स को देना वो जायज़ हैं? और ये सिलसिला कब तक ऐसे चलता रहेगा? इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो गदागर जो है इनकी बढ़ती हुई तादाद। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा। जो सबसे पहले जो मेरी मेहमान हैं, ये तज़कियाकार हैं, कॉलम लिखती हैं और उसके साथ साथ जो है ये उर्दू अदब से भी इनका ताल्लुक़ है। एक चैनल पे उर्दू अदब के हवाले से होस्टिंग भी कर रही हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। सना गौरी साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फ़हीम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का एहसान। हमारे दूसरे मेहमान जो कि तजियाकार हैं, सर बुलंद खान साहब, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये सर जो है ये SIR वाला है या एक वो वाला सर है? SIR वाला है। SIR वाला से अच्छा देखे ना, क्लियर हो गया। तो ये इसी बात के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस मौजूद पर बात करते हैं और आप लोग भी प्लीज़ साथ दीजिएगा। कॉल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं पेशावर गदागर माफिया के हवाले से। सना गौरी साहिबा, आप क्या कहती हैं इस हवाले से? क्योंकि ये आज का मसला तो है नहीं, ये एक अरसे से हम लोग ऐसे ही देखते आ रहे हैं। हाँ, बल्कि कल यहाँ कराची में क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन ने 12 जो गदागर हैं उनको गिरफ़्तार किया है, उनको हिरासत में लिया। तो ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि कुछ इनके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लिया गया। आई डोंट नो आगे क्या होने वाला, मगर यहाँ तक जो है ना खबर मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि शायद इस तरह ये जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं इन लोगों को पकड़ा जा सके। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं, ज़रा बयान कीजिए। फ़हीम, ये तो आप कह रहे हैं ना, अच्छा हुआ। हमारा एक बहुत बड़ा तबका ये है जो ये कहेगा कि इनको और कोई नहीं मिला, इनको सिर्फ फ़कीर मिले हैं पकड़ने के लिए। एक ये सोच भी पाई जाती है। हम उस वक्त ये नहीं सोचते कि ये गदागर जो हैं ये आने वालों को क्या पैगाम दे रहे हैं। मतलब कोई भी शख्स जिसको क्या नौकरी नहीं मिल रही तो क्या वो भीख मांगना शुरू हो जाएगा, वो सड़क पे निकल आएगा? क्या लाइफ की जुस्तजू नहीं होगी? एक शख्स जो एक अच्छी खासी उम्र का है और वो 50-60 साल की उम्र में जब मुझे सिर्फ भीख मांगता हुआ नज़र आता है, मुझे नहीं पता उसकी लाइफ में क्या मजबूरी है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ क्या इसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल नाम की कोई चीज़ नहीं थी? क्या इसने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया? मसाइल हम सबकी जगह हैं, हम नहीं कहते कि मसले हमारी जगह हमारे पास नहीं है। मेरे ख्याल है बहुत से लोग इससे डिसएग्री करेंगे, क्या हो सकता है उसके साथ कुछ मसाइल हो, लेकिन मसाइल का हल तो ये तो नहीं है कि आप किसी के सामने हाथ बढ़ाएं। और दूसरी बात आपने जैसे क्लिफ्टन की कही, जैसे क्लिफ्टन है, डिफेंस है, तारिक रोड हो गया, गुलशन का इलाका है, PCHS हो गया, ये तो सबसे एक्सपेंसिव एरियाज़ हैं भीख मांगने वालों के लिए। यानी कि यहाँ पे आपको जो जेंट्री मिलती है वो लोग हैं जो आपको अच्छी खासी भीख देते हैं। तो ये तो मेन पॉइंट है कराची के। ऐसे मैं कराची के हवाले से बात कर रही हूँ, पूरे पाकिस्तान में तो अलग सूरत हाल होगी, हर जो शख्स जहाँ रहता है वो अपने एरियाज़ के हवाले से जानता होगा। तो ये जो माफिया है वो उनको ख़ास तौर पे इन इलाकों के रेट्स ज़्यादा मिलते हैं कि भाई इन इलाकों में इनको भेजा जाता है और वहाँ से उनको रेट्स दिए जाते हैं। ये जगह खरीदी जाती हैं क्या? बिल्कुल, ये जगह ख़रीदी जाती हैं और बाकायदा लाखों रुपए भत्ता भी दिया जाता है। ऑन स्क्रीन कह रही हूँ कि पुलिस भी इन्वॉल्व होती है इसमें भत्ता में। और मेरे सामने की बात है, क्योंकि एक कराची की सड़क ऐसी है कि मैं यूनिवर्सिटी ट्रैवल करती हूँ तो मुझे सुबह आना पड़ता है, यानी कि 4 चक्कर मेरे उसी सड़क पे होते हैं। तो वहाँ पे बाकायदा मैंने ये भी देखा, 5 साल से मेरा आना जाना है, तो 5 साल में एक नया शख्स मुझे 2-3 दफ़ा नज़र आया, क्योंकि वही चेहरे होते हैं। अगर आप एम ए जिन्ना रोड की बात करें तो एक मेन सिग्नल जिस पे 15 मिनट गाड़ी आपकी रुक रही है, 10 मिनट रुक रही है, तो वो एक वही चेहरे हैं जो आपको 5 साल से नज़र आ रहे हैं। तो एक चेहरा मुझे 2 दिन नया नज़र आया, एक साहब थे, तो बाकायदा 2-3 जो बैगर्स थे वो उसको मिलके समझा रहे थे, उसकी क्लास ले रहे थे, यार तुम्हें करना किस तरह से है। मैंने बाकायदा शीशा खोल के सुना कि कर क्या रहे हैं क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ तो हमारी नज़र होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरह सिलसिला है। जी सर बुलंद खान साहब, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बिल्कुल सही कहा सना ने कि ये जो हमारा एक तबका है गदागिरों का, इनको हुकूमती सतह पे एक ऐसा इनके लिए एक अदारा बनाना चाहिए कि इनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। क्या एक माशरे के अंदर भीख मांगना अच्छी बात तो नहीं है,
यही लोग जो हैं पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी किरदार अदा कर सकते हैं। इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी जा सकता है, बल्कि तो इनकी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए और पाबंदी लगानी चाहिए कि ये इन लोगों को वजीफ़ा हुकूमत की तरफ से जाना चाहिए, ना कि वो लोगों के सामने लेकिन हाथ बुलंद साहब, फैलाएं। मसला ये है ना कि वो खुद करना चाहते भी हैं कि नहीं काउंसलिंग की करना ज़रूरत है, चाहते। एक इदारा हो ताकि इनको मॉनिटर करे, ताकि वो जो लोग हैं जिनका हक है वो ये उनको मिले। अच्छा, वैसे माफ़ी चाहता हूँ, एक पिछली हुकूमतों से हम देखते आ रहे हैं कि मुसलसल एक इनकम सपोर्ट टैक्स प्रोग्राम चल रहा है, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट। जी जी जी। तो वो तो ऐसे लोगों का हक नहीं है कि जो बेचारे जिनको हाथ फैलाने पड़ते हैं, जो गरीब लोग हैं, तो वो किधर जाता है? उनसे किन लोगों की सपोर्ट हो रही बदकिस्मती से है? हमारे यहाँ हर चीज़ें सियासत की नज़र होती हैं, वो भी उन्हीं को दिया जाता है जो उनके वर्कर्स होते हैं, और उनको दिए जाते हैं जिनके हक नहीं बनता। यानी कि एक मैकेनिज़्म नहीं रहा हमारे पाकिस्तान में, बदकिस्मती से आज तक मेरिट का निज़ाम नहीं रहा, तो उसकी वजह से जिनको जिनका हक है वो नहीं मिल पाता, जिससे माशरा डिसबैलेंस होता है। और फिर इस तरीके के लोग आते हैं कि जो लाखों रुपए महाना कमाते हैं भीख मांग कर, लेकिन उन्हें प्रोफेशन बनाया, तो इंसान की भी अपनी एक इज़्ज़त नफ्स होती है। लेकिन आज इस दौर के अंदर बदकिस्मती से वो इज़्ज़त नफ्स के हवाले से लोगों की जो सोच है, जो गदागिर एक तबका है, ये घरों में सोए होते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं और बच्चों से भीख मंगवाते हैं। और बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जब आप स्टाफ पे कहीं खड़े भी हो जाएं तो वो इस तरह चिमट जाते हैं कि इंसान एक दो दफ़ा अगर मांगे तो तीसरी दफ़ा तो मजबूर हो ही जाता है। अब 10-20 रुपए की बात है तो इंसान दे देते हैं, लेकिन वो जो माशरा उसकी उनकी जो हौसला अफजाई हो रही है, ये भी माशरे के लिए अच्छी बात है। तो हुकूमती सतह पर इस पर काफ़ी इक़दामात की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान और फिर कराची सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाला शहर है, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, और लोगों के जो देने की ख्वाहिश है कराची में बहुत ज़्यादा है खुशकिस्मती से। लेकिन ये एक तबका है जिस पे हुकूमती सतह पे एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उनके लिए एक इदारा बनाना चाहिए ताकि इनकी काउंसलिंग के साथ साथ ये माशरे में बेहतरीन किरदार अदा करे। बिल्कुल सही आपने कहा कि वो सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाला जो शहर है वो कराची है, ठीक है, आबादी के लिहाज से भी और वैसे भी। मगर चैरिटी अल्लाह की राह में अगर पैसे अगर हमने देने हैं तो कुछ अगर अल्लाह की राह में माल खर्च करना है तो एक ज़िम्मेदारी हमारी ये भी है कि हम खुद मेहनत करके मुस्तहिक तक पहुंच के वो अमानत दे के आ सके। ये बड़ा अच्छा पॉइंट। ये एक तो ये अल्लाह की राह में ऐसा नहीं है कि जो भी आके मांगेगा आपने दे दिया, जान छुड़ा ली, बस ठीक है, बस मैंने दे दिए। ये भी इस हवाले से भी जो उलमाए कराम है वो बड़ा क्लियर अपने स्टेटमेंट दे चुके हैं। अच्छा, हमारे साथ जो है वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट राना आसिफ हबीब साहब लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम फ़हीम साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं राना साहब? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। राना साहब, ये जो गदागर माफिया है जिसको हमेशा से हम सुनते आए हैं कि ये माफिया है और ये इसके ऊपर काबू पाना ये मतलब इन मसाइल से निकला नहीं जा रहा है एक अरसे से, तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम इस माफिया को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं और वो जो ये जितने भी गदागर हैं और जो बच्चे हैं उन लोगों को मुल्क की तरक्की में हम हिस्सेदार बना सकते हैं? फ़हीम साहब, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर हमारी इंतज़ामिया और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत चाहे तो इस मसले को हल किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ जहाँ पे आप देख लें VIP जगह होती हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह, वहाँ ये गदागर आपको नज़र नहीं आते, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। हाँ, जहाँ ये अवाम का होता है अमल दखल, बाज़ारों में जहाँ अवाम शॉपिंग करती है, जहाँ ये अवाम का गुजर बसर होता है ट्रैफिक सिग्नल से, वहाँ ये माफिया मौजूद होता है। और इस माफिया से किसी न किसी तौर पर बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर पुलिस और इदारों का जो रिश्वत का एक निज़ाम है वो मजबूत होता है, जिसकी वजह से ये माफिया ख़त्म नहीं हो पा रहा। और इसको ख़त्म करने के लिए कोई बहुत बड़े अरबों रुपए के वसाइल नहीं चाहिए। इसको ख़त्म करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए, जो कि हुकूमत अपने जो इक़दाम से, महकमा समाजी बहबूद की पूरी वजारत मौजूद है और किंग चिल्ड्रन एक्ट 1955 हमारे पास मौजूद है, गदागरी एक्ट भी हमारे पास मौजूद है। अगर उसको नाफिज किया जाए तो मैं समझता हूँ बैगर फ्री पाकिस्तान जो है वो वजूद में आ सकता है। तो उसे नाफिज क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों अभी तक जरूरत महसूस नहीं की? बहुत सारे बड़े बड़े इदारों को अगर आप देखें कि सिग्नल से अगर आपकी कमाई जो है वो आपकी महाना 10 लाख 15 लाख रुपए कमाई है और वो उन हाथों में जा रही है कि जो नजर नहीं आते, इनविजिबल लोग, तो वो आपको सोचें फिर वो लोग इसको फैसिलिटेट करेंगे ना कि इसको ख़त्म करेंगे। अगर इनको ख़त्म कर दिया तो बहुत से लोगों के जो घरों में जाने वाला पैसा है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। और वैसे पूरे अगर सिर्फ कराची में देखा जाए तो कितने सिग्नल्स हैं, ज़रा इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। कराची में देखें 974 सिग्नल मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ, जिसमें सबसे बड़ा कमाई का सिग्नल जो है वो जौहर चौरंगी वाला सिग्नल है, जहाँ मुनीर आर्केड और इकरा सिटी वगैरह है। ये तमाम यहाँ पे हर शाहीन कॉम्प्लेक्स का सिग्नल है। इसी तरह रेड जोन का आपका जो है PIDC का सिग्नल है,
ये तमाम सिग्नल्स जो हैं और ये तमाम जो एरियाज़ हैं, जैसे तारिक रोड है, हैजरी मार्केट है, लालूखेत मार्केट है, ये तमाम मार्केटें जो हैं ये उन्हीं के लिए, गदागरों के लिए। इसके अंदर आप देखें बहुत सारे माफिया अगवा करने का, बच्चों को मनशियात की तरसील का माफिया जो है, मालूमात के हसूल का माफिया जो है, ये सब सरगर्म अमल है। यानी अगर कि आपने अपने मुल्क की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना है तो आपको सिटी कोर्ट से लेके हर जगह आपको बैगर्स का खात्मा करना होगा और इनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो बनाना होगा, ताकि इन लोगों को भी हुनरमंद अफराद बनाकर इस भिखारी के काम से निकाल कर और इनको माशरे का जो है मौसर खैरी हम बना सकें। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ वज़ीर आला सिंध जो हैं मुराद अली शाह साहब अगर ये काम करना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत इनको इस काम से रोक नहीं सकती। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया राना साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इस मसले को हल करने की तरफ आया जाए तो पाकिस्तान में जुर्म की जो शरह है उसको भी कम किया जा सकता है। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से बात करते हैं मजीद इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और वैसे तो आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं उसके लिए वक्त हमारे पास जितना भी है वो कम ही है, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ख़बरें हमें देखने को मिल रही हैं जिसमें कुलसूम नवाज़ साहिबा के हवाले से एक काफ़ी ज़्यादा जो ख़बरें जो हैं वो आप दोस्तों तक पहुंचानी है। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला भी बीच में जारी है। हमारे पास भी एक रिपोर्ट मौजूद है कुलसूम नवाज़ साहिबा के हवाले से, मैं चाहता हूँ वो पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं अपने मौजू के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अल्लाह ने हमें बुलाया है। जिंदगी के निगार खाने में मौत सबसे बड़ी हकीकत है। साबिक़ खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज लंदन में चल बसी। उन्होंने तवील अरसे तक कैंसर जैसी मूजी बीमारी का मुकाबला किया। जिंदगी में अच्छे दिनों के साथ सब्र आज़मा वक्त का सामना भी किया। शौहर की जलावतनी के दौरान खानदान और पार्टी को संभाला। वो एक अच्छी बीवी, माँ और कौम का दर्द रखने वाली खातून थी। उन्होंने मुश्किल वक्त में इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। उनकी तदफीन लाहौर के जाती उमरा में होगी। बेगम कुलसूम नवाज अपने पीछे आंसू और यादें छोड़ गईं। उन्हें पुरएतमाद, बावकार और दानिशमंद खातून के तौर पर याद रखा जाएगा। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी, वाकई पूरी कौम के लिए एक पूरी कौम दुखी है और शरीफ ख़ानदान के ऊपर ये जो एक गम का एक पहाड़ है उसके साथ हिस्सेदार है। और वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। बात कर रहे थे हम गदागरों के हवाले से कि पाकिस्तान में इन पे किस तरह हम जो है काबू पा सकते हैं और इस माफिया से किस तरह हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अच्छा सना साहिबा, जैसा कि राना आसिफ हबीब साहब वो सारे अदाद शुमार जो हैं वो बता रहे थे, तो क्या सजेशंस क्या हैं, आप क्या समझती हैं, आप किस तरह नई हुकूमत को या इंतज़ामिया को इसके ऊपर जो है काबू पाना चाहिए? देखिए, हुकूमत जो है 7 अरब अपने बजट का गरीब पसमानदा लोगों पे मुख्तस करती है। सवाल ये है कि वो बजट कहाँ जाता है। अब नई गवर्नमेंट है, हम देखते हैं कि किस हद तक वो जो है उस 7 अरब को गरीबों पे, पसमानदा लोगों पे खर्च करती है। 47% आवाम जो है पाकिस्तान के वो ख़तरा गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारी, यानी कि 47% बहुत है। अब अगर 22 करोड़ आबादी की बात करें तो आपका एक बड़ा हिस्सा, यानी कि 100 में से एक फ़र्द आपको ये तस्लीम करता हुआ नज़र आएगा कि वो किसी न किसी तरह भीख मांग रहा है।
तो आप सिचुएशन देखें कितनी हॉरेबल है कि अगर 100 में से एक शख्स ये कह रहा है कि मैं भीख मांग रहा हूँ। तो इसमें और बहुत सी माफ़ियाँ हैं, जिसमें मैंने एक दफ़ा रिसर्च की थी कि हॉस्पिटल्स में जो गरीब लोग सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में ऑल ओवर द पाकिस्तान, जब उनकी डिलीवरीज होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो अक्सर बच्चे गायब हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता औलादें कहाँ गई। माएँ रोती रहती हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि मीडिया तक भी पहुँचे। आप ये देखें कि वो बच्चे कहाँ जाते हैं। आपने कभी नोट किया है कि सिग्नल पे एक खातून जिनकी अपनी शक्ल सूरत बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन एक बच्चा जो है वो हाथ में लटका हुआ है बिल्कुल और नींद में है, बदहाल है, और वो लेके उसको भीख मांग रही। क्या एक औरत, क्या एक माँ, हम तस्वुर कर सकते हैं कि इतनी झुलसती हुई धूप में बच्चे को ऐसे हाथ में लेके कोई भीख मांग सकता है? वो उसकी औलाद नहीं हो सकती। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं सामने कि उसके लोगों ने अलावा ऐसा किया है। जो जितने भी बच्चों वाले हैं वो इस बात को जानते होंगे कि कभी सड़क से गुजरते हैं ना, तो बच्चे का हाथ ज़ोर से पकड़ लेते हैं कि कहीं ये ना हो कि वो हाथ छुड़वा के उधर चला जाए और उसे कोई चोट लग जाए। और मैं देखता हूँ कि वो जो सड़क के बीच में जो जगह होती है, ग्रीन बेल्ट वगैरह है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे वो खड़े होते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। माँ तो माँ होती है ना। हाँ, तो मतलब किस तरह कोई छोड़ सकता है ऐसे बच्चों के सर लटके होते हैं, उनके ऊपर वो नकली जो है ना वो चीज़ें लगा के वो उनके अजीब से मेकअप करके उन्हें बीमार शो किया जाता है, पता नहीं कौन सी नशावर चीज़ें उन्हें पिलाई होती हैं बच्चों को। तो ये कितनी ज्यादती है। ये माजूरी बाज़-औक़ात ये करते हैं, माजूरी पैदा कर रहे हैं इनके अंदर, क्योंकि उनकी औलादें नहीं हैं। कितने ही बच्चे पाकिस्तान के अस्पतालों से लापता हो रहे हैं और वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये माफिया का हिस्सा बन रहे हैं। यानी कि जुर्म की शरह में वाकई कमी आ सकती है अगर इन पे काबू पाया जाए। एक कॉलर हमारे साथ है, फिर सर बुलंद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, याहिया बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम याहिया भाई, क्या हाल है? अव्वल तो मैं पहले तो अपनी मौजूद मेहमान को भी सलाम हो। देखें फ़हीम भाई, थोड़ा सा मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा, कुलसुम नवाज की डेथ हो गई है तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन थोड़ी सी मैं दरख्वास्त करूँगा लोगों से जो सियासी मुखालफत में इतने आगे निकल जाते हैं कि अपनी मौत की भी भूल जाते हैं और वो इस तरह की बातें करने लगते हैं। अब देखें ना, ये तो साबित हो गया ना कि किस तरह की हालत में थी और इंतकाल फरमा गई। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें, हमें अपनी मौत का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो अभी आपने बात की ना, देखें जब हम लोग किसी चीज़ को माफिया बनने देते हैं ना, ये एक गदागरी ये पेशा और नहीं, ये माफिया है। जब इस माफिया को बैकिंग मिल रही होती है, जब इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, जब तक आप इस माफिया को नहीं तोड़ेंगे ना और आप एक वेलफेयर स्टेट का तस्वर नहीं पेश करेंगे, कभी भी नहीं खत्म होगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया भाई जनाब। जी बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने कि ये एक माफिया बन चुका है। और सना ने बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम बात की तरफ हमारी तवज्जो मबसूल करवाई है कि पिछले हफ्ते भी कुछ बच्चों के अगवा के केसेस आए थे, तो शायद वो पुलिस ने उस पर ही कार्रवाई की होगी उस हवाले से। तो ये जो गदागर है, इनको बच्चे भी चाहिए होते हैं बीमार हालत में, और वो शो करना चाहते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी हो, पैसा ज़्यादा उनको मिले। जितनी क्रिटिकल पोजीशंस में उनके बच्चे या वो आते हैं, उतना ही ज़्यादा पैसा लोग उनको देते हैं। तो इसको भी हमने एड्रेस करना है कि जो माशरे के अंदर अगवा और इस तरह के बच्चों के गायब होने के केसेस बेतहाशा आ रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। ये तो अच्छा हुआ कि अभी CCTV कैमरेज आ गए और अभी रिकॉर्ड पे आना लगा है आप लोगों की मीडिया की वजह से, वरना तो बहुत से केसेस है, हज़ारों केसेस है जो रिकॉर्ड पे नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान और हमारे बिलखुसूस कराची के साथ कि हम वज़ीर-ए-आला सिंध से ये उम्मीद करते हैं कि अब बहुत हो चुका, हुकूमत ने इस चीज़ पे तवज्जो देनी होगी। एक रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, इनको एड्रेस करना पड़ेगा, इनकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, इनको माशरे का बेहतरीन हिस्सा बनाना पड़ेगा। और हमने अगर जब ये माशरा यहाँ से हट जाएगा तो मेरे ख्याल में 20 से 30% जो जराइम है वो इस तरीके से भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हम माशरे के उन हिस्सों को एड्रेस करेंगे जिनको हमने नज़रअंदाज किया है। तो इसमें इसकी आड़ में बहुत से लोग जो हैं अगवा के केसेस हो जाते हैं, बच्चों को माजूर करके उनसे भीख मंगवाई जाती है और उनको साथ रखा जाता है। और जैसे सना ने कहा कि उनकी शक्लें भी नहीं मिलती, तो ये बड़ा अलमिया है जिसे हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये माफिया बन चुका है, बिल्कुल भाई ने सही कहा, इस पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और वज़ीर-ए-आला साहब और खान साहब, इमरान खान साहब को भी एक बहुत बड़ा मौका है कि इस दफ़ा वो डिलीवर कर दे और इस वाले टॉपिक पे जिस पे आप आज बात कर रहे हैं, इसके लिए जो है वो फिलफोर इस पर इक़दामात करें।
बहुत शुक्रिया सर बुलंद खान साहब और बहुत शुक्रिया सना गौरी साहिबा। प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। मुल्क में रहने वाले जो दूसरे बच्चे हैं उन्हीं की तरह ये सड़कों पे भीख मांगने वाले और ये सड़कों पे काम करने वाले बच्चे, इनका भी पढ़ने को उतना ही दिल करता है जितना दूसरे बच्चों का करता है। और बहुत आवाम जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी पुल के नीचे, किसी पार्क में या फिर किसी खाली प्लॉट में इन बच्चों को तालीम देने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मगर ये जितनी भी बड़ी तादाद में किया जाए ये कम ही रहेगा। ये सारी कोशिशें रियासती सतह पे होनी चाहिए। तो रियासत से हम अपील करते हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो खुदारा इसके ऊपर काम करें और इन बच्चों को भी पाकिस्तान के दूसरे बच्चों को पाकिस्तानी शहरियों के मुताबिक जितनी सहूलियत दी जा सकती हैं वो दी जाएँ। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जिसके हवाले से हम सभी फ़िक्रमंद रहते हैं। तकरीबन हम सभी फ़िक्रमंद रहते हैं। अब अपने वज़न को कम करने के हवाले से हम अपने तय कोशिशें भी करते रहते हैं। कभी कम खा के, कभी वक्त पे खा के और कभी अपनी ग़िज़ा में से कुछ चीज़ों को अलग करके, तो इस हवाले से हम कोशिश करते रहते हैं। मगर अगर देखा जाए खाने पीने की आदत के हवाले से तो एक चीज़ ऐसी है जिसके हवाले से, जिसकी अफादियत के हवाले से, वो चाहे दीन इस्लाम हो या चाहे साइंस हो, वो उस बात पे ज़ोर देती है कि अपनी ग़िज़ा में शहद का इस्तेमाल लाजमी रखा जाए। तो शहद में बहुत सी बीमारियों की शिफा है और इसी चीज़ को सामने रखते हुए एक ऐसी प्रोडक्ट जिससे लोग वज़न कम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं, हनी स्लिम एक ऐसी प्रोडक्ट है। आज इसी प्रोडक्ट की जानिब से हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जो कि एडवाइज़र हैं और वो हमें इनकी ये जो प्रोडक्ट है हनी स्लिम, इसके फ़वाइद के हवाले से और वज़न कम करने के हवाले से हमें आज के प्रोग्राम में मालूमात फ़राहम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मतीन साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा, हनी स्लिम में किन किन बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है, ज़रा इस हवाले से बताइए। फ़हीम भाई, इसमें बेसिकली आपने देखा होगा कि 6 जो चीज़ें मौजूद हैं वो अगर हम उनको पार्शली देख लें, जैसे शहद है, अदरक है, लीमू है, कलौंजी है और सना मक्की है और एलोवेरा है। इनको अगर हम पार्शली देखें कि इनके फ़वाइद हमारे सामने हैं कि शहद, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शहद शिफाउन नास है, मतलब ये कि शहद का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने देखा कि खांसी है तो शहद का इस्तेमाल, पेट के तकलीफ़ की बात है तो शहद का इस्तेमाल। जैसे हम आयशा की हदीस भी पिछले दिनों सुनी कि उसमें बताया कि किसी के पेट में दर्द था तो आपने कहा कि मेरे पेट में दर्द है, आपने कहा शहद इस्तेमाल करो। फिर शहद इस्तेमाल किया, नहीं अफाका हुआ, फिर शिकायत की, फिर शहद इस्तेमाल किया, नहीं अफाका हुआ, फिर शिकायत की तो आपने फिर वही कहा कि शहद इस्तेमाल करो। शहद इस्तेमाल किया, आखिर शिफा हो गई। तो जो अल्लाह के नबी की बताई हुई बातें हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई तरद्दुद नहीं है। ठीक है ना, एक तो ये कि शहद उसमें मौजूद है और उसके बाद फिर ये कि लीमू आप देखें कि विटामिन बी और सी से भरा हुआ है। और आप देखें कि अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाएँ तो हम देखते हैं, किताबों में भी हमने पढ़ा कि पिछले ज़माने में वज़न को कम करने के लिए हम सिर्फ विटामिन सी का इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा। ऐसी चीज़ें हम ग़िज़ा में रखते थे जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे हमारा वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाया करता था। इसमें विटामिन सी मौजूद है। फिर इसके अलावा देखें अदरक, एक तो ये कि अदरक ग़िज़ा को तहलील करती है, गैसेस को ख़त्म करती है और बादी अशिया को जो है वो के इस्तेमाल के लिए होती है कि जो बादी चीज़ें हमने खाई हुई होती हैं वो जो आसानी से हज़म नहीं होती, तो फिर हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से सना मक्की है, सना मक्की की बहुत अफादियात हैं। सना मक्की बेसिकली है तो अरब की जड़ी बूटी
और मक्के में ही पाई जाती थी, मक्का के जुनूब में कहीं ये उगती थी, तो उसका नाम भी सना मक्की ही रखा इसलिए गया है। और ये बेतहाशा अफादियात के हवाले से देखा जाता है इसको हमने। मैदे के अमराज हों, जिगर के अमराज हों, आंतों के अमराज हों, जोड़ों के दर्द के अमराज हों, जी और समझ लें कि जल्दी अमराज हैं खून को साफ़ करने के लिए, फासिद मादों को ख़त्म करने के लिए। और इसके अलावा फिर आप देखें इसमें एलोवेरा शामिल है। और एलोवेरा आप देखें कि एक लुब्रिकेट मादा है, वो उसके अंदर सारी चीज़ें ऐसी अफादियत वाली हैं कि उसको हम ब्यूटिशियन के हवाले से भी ले सकते हैं, उसको हम खा भी सकते हैं। वो आम तौर पे जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका हलवा बना के इस्तेमाल किया जाता है। और हम देखते हैं कि हमारी जो पुरानी ख़वातीन हैं आम तौर पे ज़िंदगी में ख़वातीन को इसका हलवा बना के खिलाती हैं। ज़ाहिर है उस ज़माने में जिस्म को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो ज़्यादा ताकतवर हों, जो इंतहाई ताकतवर हों, तो एलोवेरा इतना इंतहाई ताकतवर है कि उसका हलवा बना के खिलाया जाता है। सही सही सही। तो एक कॉलर हमारे साथ है, हम इन्हें शामिल करते हैं और फिर बात देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, राहत बात कर रही हूँ कराची से। राहत साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? शुक्रिया जी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये उम्र 34 साल है, वज़न काफ़ी है, तो ये क्या इसमें फ़ायदा देगा और ये कहाँ से मिलेगा और किस तरह इस्तेमाल होगा? ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या ये मतलब बहुत महंगा है, किस तरह मंगाया जा सकता है, बताइएगा सब कुछ। सही है सही। आप प्रोग्राम देखिए। ये जोड़ों के दर्द के लिए भी ये है? ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बात करते हैं इस हवाले से। जनाब भाई उम्र तो बता दी 34 साल है, लेकिन वज़न का तयन नहीं हो सका काफ़ी है कि काफ़ी से मुराद 100 किलो है, 100 किलो से ज़्यादा है। खातून से या तो उम्र पूछ लें या वज़न पूछ लें। तो वज़न खैर जितना भी हो, तो देखें इसके लिए तो ये है कि हम सबसे पहले अपनी ग़िज़ा को हम देखें कि हमारी ग़िज़ा में वो चीज़ें जो हमारे बॉडी में इंटर हो रही हैं जिससे हमारे वज़न जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई चीज़ें, चिकनी तली हुई चीज़ें, बाज़ारी खाने, वो तमाम चीज़ें जिनसे हमारा वज़न बढ़ता है, पहले तो उसे कंट्रोल कर लें। मतलब ये कि वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें हम, जैसे घर के खाने इस्तेमाल करें, नरम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, ग़िज़ा को थोड़ा सा महदूद कर लें और आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और फिर वज़न ज़्यादा होने की वजह से जोड़ों में तकलीफ़ है। अच्छा। मेरी बहन ने फरमाया कि जोड़ों में भी दर्द है। जोड़ों में दर्द की वजह ये हो सकती है कि आप देखें कि जब आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आपकी टांगों के ऊपर होता है, उम्र के साथ साथ जब ये कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती हैं और वज़न तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ज़ाहिर है फिर वो स्ट्रक्चर वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो जोड़ों में दर्द आम तौर पे ख़वातीन की या बूढ़े जो हमारी ख़वातीन हैं या बूढ़े अफराद हैं, उनके जो जोड़ों में दर्द की सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि उनके वज़न के बढ़ जाने की वजह से होती है आम तौर पे। मतलब ये नहीं कहता कि सिर्फ यही वजह होती है, वजह और बहुत सारी होती है, ये भी एक बड़ी वजह है। तो वो लोग कोशिश ये करें कि सबसे पहले अपने वज़न को कंट्रोल कर लें। अगर वज़न कंट्रोल हो जाएगा तो आप देखें ऑटोमेटिकली बगैर किसी दवा के जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। सही सही, ठीक हो गया। तो मतलब आपने कहा कि जोड़ों की जो एक तो वज़न, उसके अलावा भी ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है। एलोवेरा के हवाले से मैंने बात की कि एलोवेरा। अच्छा एक बात और बता दूँ मैं आपको कि आमतौर पर हड्डियों में जो तकलीफ़ या जोड़ों में दर्द या जॉइंट्स पेन की शिकायत होती है ना, वो गैसेस की प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादा होती है। किन प्रॉब्लम की? गैसेस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना। अच्छा गैसेस हम लोग वो तमाम चीज़ें ऐसी ग़िज़ाओं में इस्तेमाल करते हैं, गैसेस बनते हैं जिससे एक तो ये कि खाने की टाइमिंग हमारे ख़राब होने की वजह से, कि सुबह का नाश्ता अगर 8 बजे कर लिया तो रात का खाना जाके फिर रात को खाया और दरमियान में 14-16 घंटे हमारा पेट खाली रहा। तो पेट को खाली रखना सबसे बड़ा मर्ज़ है और कहते हैं कि मैदा ख़राब होना मरज़ुल माँ है। तो हमें चाहिए कि हम पेट को ज़्यादा लंबे वक्त तक खाली ना छोड़ें। बिल्कुल सही। और ईटिंग हैबिट्स के हवाले से जो तिब में मतलब जो चीज़ें मिलती हैं वो ये है कि सुबह का नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह होना चाहिए, बादशाहों की तरह, है ना। दोपहर का खाना जो है वो वज़ीरों की तरह और रात का खाना फ़कीरों की तरह। मगर हमने इसे एकदम से ना उल्ट कर दिया हुआ है। सुबह का नाश्ता बिल्कुल सिर्फ कॉफ़ी, दोपहर का थोड़ा सा, रात को पेट भर के खाना खाना और सो जाना। वो नाश्ते का जो सिस्टम है ख़त्म होते जा रहा है। इस हवाले से ज़रा ईटिंग हैबिट्स के हवाले से भी थोड़ा सा बयान कीजिएगा। इस वक्त एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। आज न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं मोहम्मद मतीन साहब, जो कि एडवाइज़र हैं हनी स्लिम वज़न कम करने की एक प्रोडक्ट है उसकी जानिब से। अच्छा मतीन साहब, जैसे वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे ईटिंग हैबिट्स के हवाले से और खाने का हमारा जो तरीक़ाकार है उसके हवाले से, तो ये बताइए कि उसको किस तरह एक मतलब मुनासिब तरीके से जो है बैलेंस किया जाए खाने को, बैलेंस जो है ना डाइट ले सकते हैं हम लोग, ये बताइए। और उसके साथ हनी स्लिम अगर इस्तेमाल किया जाए तो कितना वज़न हम कम कर सकते हैं? जी देखें फ़हीम भाई, एक तो ये कि खाने की टाइमिंग, सबसे जो बेसिक हमारा प्रॉब्लम है वो खाने की टाइमिंग है, जिसकी वजह से आम तौर पे हमारे यहाँ जो मोटापे का मर्ज़ है वो खाने की टाइमिंग ख़राब होने की वजह से है। ठीक है ना, ये अलग बात है कि वो फिर खाने में क्या चीज़ें खाई जाती हैं, कि वो फास्ट फूड्स खाए जाते हैं या वो ऐसी चीज़ें जो आपके जिस्म को ख़राब कर रही हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल पैदा कर रही हैं, मोटापा ला रही हैं। तो आपका मतलब है कि उन सारी चीज़ें जो अलग अलग हम खा रहे होते हैं फास्ट फूड वगैरह, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि खाने के औकात, अगर खाने के औकात आपके सही हैं तो अगर ये चीज़ें भी अगर आप खा लेंगे तो भी इतना नुकसान नहीं होने वाला। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो मैदा खाली रहता है उससे बहुत से अमराज पैदा होते हैं। आपको सुबह नाश्ता वक्त पे करना है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि नाश्ता बादशाहों वाला। आप देखें कि कभी हलवा पूरी का जो खाना है वो दोपहर में या रात में नहीं खाया जाता, वो सिर्फ सुबह के नाश्ते में। आमतौर पे आप देखें कि भारी नाश्ता हो, जैसे पराठे हैं, चाहे वो बाज़ार के हों या घर के हों, घी और तेल में या मक्खन में जो बने हुए होते हैं, वो सुबह के टाइम पे ही खाए जाते हैं। मगर ये जो पाए और निहारी जो है, निहारी जैसे वो अपने नाम की तरह वो खुद निहार मुंह की खुराक है, वो एक वो भी एक हैवी खाना जो है वो सुबह ही खाया जाता है। जी, सुबह खाया जाता है, इसलिए कि जो भी हैवी, देखिए एक तो रात का जो पेट हमारा खाली है, 7, 8, 10 घंटे 12 घंटे की जो हमारी लंबी रात है वो गुजारने के बाद आपका मैदा खाली हो चुका होता है, तो सुबह फिर आपका मैदा खाली होता है। और कहते हैं कि सुबह उठने के बाद कम से कम आधे घंटे से पहले आपकी बॉडी में कोई चीज़ जानी चाहिए। अगर आपका मैदा सुबह आधा घंटा गुजर जाने के बाद आपका तक भी मैदा अगर आपका खाली रहा तो समझ लें कि फिर मैंने किसी किताब में पढ़ा कि फिर आपको मौत से कोई नहीं बचा सकता। यानी कि हमने बीमारियों को दावत दी थी, एक मिसाल थी कि आपको मौत से कोई नहीं बचा सकता। यानी फिर वो मैदा जब खाली होगा तो फिर गैसेस पैदा होते हैं, फिर वो सारे निज़ाम को, फिर हमारा मैदा ख़राब है, सारा निज़ाम। बिल्कुल सही है। एक कॉलर हमारे साथ आने शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं याया बात कर रहा हूँ जी। याया भाई, बस ये मैं एक्चुअली क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था कि हनी स्लिम मतीन साहब बैठे हैं, ये बता रहे हैं फवाइद इसके, तो क्योंकि खैर के तो वैसे ही फायदे हैं, लेकिन मसला है कि इतने फ़हीम भाई इतनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं स्लिम करने के लिहाज से, कोई चाय निकाल रहा है, कोई पता नहीं टैबलेट निकाल रहा है, तो सब, तो ये इनकी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है? मकसद मुझे लोगों को समझाएं कि इनको हम अगर इस्तेमाल करें कोई मोटापे के लिए तो इस पे हमें क्या पता कि इसकी श्योरिटी क्या है कि वो चीज़ असर अंगेज होगी और ये प्योर है। क्योंकि आजकल मसला सारा है ना मतीन भाई, प्योरिटी का मसला होता है, क्योंकि पता नहीं होता, लोग प्रोडक्ट बेच देते हैं, जबरदस्त इश्तिहारबाजी करते हैं, इतनी तारीफें लिखते हैं, तो उसमें चीज़ें जो एक्चुअल होती हैं तो उसका रिजल्ट आता नहीं है। तो वो जरा इसको डिस्क्राइब करें ताकि मुझे भी समझ में आए और लोगों को समझ में आए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। जनाब ये भाई मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम जब बाज़ार में जाके कोई टीवी या कोई इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसको हम बहुत अच्छी तरह घुमा फिरा के चेक कर रहे होते हैं, जी कहाँ का बना हुआ है, जी जापान का बना हुआ है। जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या कोई ऐसी आइटम जिसके हमारी बॉडी में जिसने नहीं जाना, उसको हम इतना टोक बजा कर उसको अच्छी तरह चेक करते हैं किस मुल्क का बना हुआ है और ये जो है इसके फ़वाइद क्या हैं और इसमें कितने चैनल आते हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें हम उससे पूछ रहे होते हैं। तो जब हमारी ज़ात का मामला आता है और हम कोई सेहत का मामला है और उसको हमने खाना है, इससे हमारे पेट में जाना है, अगर ज़रा भी मुज़िर असरात हैं तो इसका असर आपकी बॉडी को होना है, नुकसान हो जाएगा, आपकी जान भी जा सकती है। देखिए कोई भी चीज़, आप किसी भी प्रोडक्ट को आप ख़रीद रहे हो, चाहे वो टीवी चैनल पर देखें या अखबारात में देखें, इश्तिहारात के ज़रिए देखें, सबसे पहले आप ये जान लें कि ये जो चीज़ है ये कितनी ऑथेंटिक है, इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, अगर हर्बल के हवाले से। फिर दूसरी बात ये कि क्या वो रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके कॉपीराइट्स हैं या उसकी ट्रेडमार्क है या कोई किसी मुसद्दिक़ा लेबॉरेटरी से तस्दीक शुदा है। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको उसमें वहाँ मिल जाती हैं तो आप उसको बेशक आप इस्तेमाल करें। तो आपकी प्रोडक्ट तस्दीक शुदा है? अल्लाह का शुक्र है, हमारी प्रोडक्ट में ये है कि हमारी रजिस्टर्ड भी है, ट्रेडमार्क भी है, कॉपीराइट्स हैं इसके, और ये मुसद्दिक़ा लेबॉरेटरी से तस्दीक शुदा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको इस्तेमाल करें, इसके नुकसान से कोई साइड इफेक्ट्स या कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल सही है जी। एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुँचा है। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात कर रहे हैं हनी स्लिम के हवाले से। हनी स्लिम एक प्रोडक्ट जिससे वज़न कम किया जा सकता है और आज इसी प्रोडक्ट की जानिब से हमारे साथ एडवाइज़र मौजूद हैं इनके मोहम्मद मतीन साहब। हम आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आप दोस्तों के सवालात का सिलसिला जारी है और इनसे हम मालूमात हासिल कर रहे हैं इनकी प्रोडक्ट के हवाले से। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? कैफे में। क्या बात है, क्या बात है जनाब। हरीपुर के हालात कैसे हैं? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वो कोई बात है? नहीं, हरीपुर के हालात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह A1 पीटीआई की हुकूमत है, ठीक ठाक है, A1 है। मौसम कैसा है? मौसम भी जबरदस्त है। रात को बारिश हो जाती है और सुबह को थोड़ी सी धूप में गर्मी हो जाती है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा, फिर मजे मजे के बातें क्यों हैं, चीजें हैं, कबाब हैं, ये है वो है, चलता है ना फ़हीम भाई। अच्छा, अगर ये जो कबाब वगैरह है ना, ये मजे मजे की चीजें हैं, जो चिकनाई की चीजें हैं, इन्हीं के बारे में तो बात कर रहे थे अभी मतीन साहब। मतीन साहब आए हैं ना, मैं इसीलिए तो कॉल की है। आ जाए बात करें इनसे। हाँ मतीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जबरदस्त। मेरे लिए तो मैं कहता हूँ मुझे मजबूर किया है आज के मैं फटाफट कॉल करूँ और आप लोगों से बात करूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ और बड़ी मेहरबानी है आपकी। जी बताइए जनाब। से कि शायद फ़हीम भाई भी जानते हैं, मेरा एक बबलू है 17 साल का। जी। अच्छा, उसका वजन भी बहुत ज्यादा है। एक तो ये वजन उसका कम करने के लिए चले मुझे आप थोड़ा सा आइडिया दें, थोड़ा सा मुझे, कि मैं अभी इस्लामाबाद में हूँ तो मैं हरीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे आपसे कैसे ले सकता हूँ, या मैं बीपी मंगवाऊँ या TCS मंगवाऊँ या किसी तरह भी, तो इसके फायदे जरा मुझे बताएं कि मैं उसको कैसे दूं ताकि उसका वजन कम हो जाए। माशाल्लाह बबलू बना हुआ है, काफी मोटा भी है, काफी हल्दी भी है। वजन है कितना? बबलू का वजन कितना है? इस वक्त मैंने जब पिछली दफा 65 से 70 तक है। और उम्र कितनी है? 17 साल। और कद कितना है भाई का? कद है तकरीबन 4.5 फुट। 4 फुट? नहीं 4 फुट से थोड़ा सा ऊपर है। मैं 5 फुट हूँ, वो मुझसे थोड़ा सा कम लगता है जब मेरे साथ खड़ा हो तो। 4 फुट 7-8 इंच तो होगा तकरीबन इतना है। ठीक हो गया। आप प्रोग्राम, हाँ जी फरमाइए। मैं देख रहा हूँ। और फ़हीम भाई बड़ी मेहरबानी, मुझे बताएं जरा, मेरी ये MCR PCR कैमरामैन बाकी सब लोग भाई मेरे कैसे हैं? ये जनाब इस तरह के इशारे आ रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये सारे हमारे जो कैमरामैन टीम है। और बॉबी भाई किधर हैं? वो कोई मतलब है कि गैरहाजिर लग रहे हैं आजकल। बॉबी भाई जो हैं, बस हम भी उन्हें बड़ा मिस करते हैं। बॉबी भाई अब हाँ बस चले ठीक है। सबको मेरी तरफ से देखने वालों को और आपको और टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और खुदा हाफिज। जनाब देखें जी, मंजूर इलाही साहब, इनका बेटा बबलू हो गया है, माशाल्लाह गोल मटोल हो गया है। तो इसीलिए उसके कद का भी कोई ख़ास पता नहीं चल रहा, क्योंकि जब बंदा मोटा हो जाता है तो कद उसका छोटा लगने लगता है। सही है। एक तो ये, दूसरा ये कि वो 17 साल की उम्र में मोटापा तो जाहिर है फिर वो इनिशियल स्टेज से ही चल रहा है, क्योंकि बच्चों को जब ज़्यादा लाड प्यार और मोहब्बत दी जाती है तो वो खुश खुराकी की वजह से उनका वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ माएँ भी होती हैं जो ठूस के खिलाती हैं। जी, ठूस के खिलाती हैं। और फिर वो बच्चे जब स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो हर तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं आज़ादी के साथ। फिर वो नहीं देखते कि इसमें फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं। वो तो घर वालों को भी मालूम नहीं होता कि वो बच्चे बाहर जाके क्या खा के आ जाते हैं। तो एक तो ये कि इसकी खुश खुराकी को देखा जाए कि उस खुश खुराकी में क्या ऐसी चीज़ें शामिल हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं, चिप्स वगैरह, पापड़ या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो गैर मेयारी चीज़ें हैं उनको बंद करवाएं और इनकी खुश खुराकी पे थोड़ी सी पाबंदी लगा दें और इनको सिर्फ ग़िज़ा जो ज़रूरत की ग़िज़ा है उनको वो खिलाई जाए और थोड़ा सा इनको मुशक्क़त भी दिलाई जाए, थोड़ा वॉक करवाया जाए, एक्सरसाइज करवाई जाए। और हनी स्लिम का इन्होंने पूछा है तो हनी स्लिम इनको सुबह नाश्ते से पहले दें। अच्छा। नीम गर्म पानी के एक गिलास में 1 या 2 चम्मच, क्योंकि बच्चा भी छोटा है तो आधा गिलास पानी में 1 चम्मच पिला दें तो काफ़ी हो जाएगा। सही। मैं समझता हूँ कि एक गिलास में, आधा गिलास में 1 चम्मच बहुत काफ़ी। कहाँ से मिलेगा, उन्होंने ये भी पूछा था? जी, ये हमारे नंबर्स जो चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इस नंबर पे आप कॉल कर दें तो हमारा नुमाइंदा खुद आपके पते तक पहुँचा देता है। बिल्कुल सही होगा। अच्छा,
जो कुछ खुश खुराकी की वजह से जो लोग अपने वज़न में इजाफा कर बैठते हैं, उनका सबसे बड़ा जो मसला होता है वो होता है हाथ रोकना, खुराक से हाथ रोकना। हाँ, आपने खाना खाना शुरू किया और फिर आप खाते ही चले गए, वो एक हाथ रुक नहीं रहा होता है, तो वो तब आपको समझ आती है जब बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा होता है या फिर स्टमक जो है ना वो हमने भर लिया होता है। तो इसके बारे में कोई टोटका कोई बताएं, किस तरह हाथ कैसे रोका जाए? भाई कहते हैं कि खाने के भी कुछ आदाब हैं। उन आदाब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप खाना खा रहे हो तो कंसंट्रेशन के साथ खाना खाएं। आपकी तवज्जो सिर्फ खाने की तरफ हो, ना कि आपके हाथ में कोई रिसाला हो, आपकी तवज्जो उस रिसाले की तरफ हो, आप उसको पढ़ रहे हो, या फिर आप टीवी पे कोई प्रोग्राम आपकी मर्ज़ी का चैनल लगा हुआ है, प्रोग्राम चल रहा है, तो फिर आपको अंदाज़ा ही नहीं है आपने कितना खा लिया। तो एक तो ये कि खाना कंसंट्रेशन के साथ खाया जाए और देखा जाए कि खाना कितनी खुराक आप ले रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि जब आपके सामने अगर 10 रोटियां पड़ी हैं तो आप जब तवज्जो आपकी वहाँ है नहीं तो वो 10 रोटी भी आप खा जाएंगे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा आपने रोटियां कितनी खा ली हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कंसंट्रेशन के साथ खाना खाएं और तवज्जो दें अपनी, और फिर ये कि ये एहसास दिलाया जाए कि खूबसूरती जो जिस्म की है ना वो मोटापे की वजह से नहीं है। मोटापा कम होगा, आपके जिस्म पे जो कपड़ा आप पहनेंगे वो लगेगा। तो जब ये एहसास दिलाया जाएगा तो ही वो जो है अपनी खुराक से हाथ रख पीछे की तरफ खींचेंगे। और बिल्कुल ये जो सेहत है ये वाहिद चीज़ है जिसका ख्याल सिर्फ हमने खुद रखना है। कोई आपके बारे में आप इतना ख्याल नहीं रख सकता जितना कोई नहीं रख सकता, खुद अपनी सेहत के बारे में हमें खुद पता होना चाहिए कि हमने कितना खाना है और हमारे क्या क्या मसाइल हैं और किसकी ज़्यादा खाने की वजह से और क्या खाने की वजह से हमें किन मसाइल का सामना दरपेश हो रहे होते हैं। हाँ, वो खुद पता होता है, उसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है। जी, खुद करना। हाँ, अच्छा, पानी का इस्तेमाल, क्योंकि मैंने अभी पिछले दिनों मेरी एक दोस्त है, वो कुलीग ही है हमारी, तो वो उन्होंने डाइटिंग शुरू की, तो वो एक ख़ास डाइट है, वो बाज़ार से आती है, वो आपको सारी चिकनाई की चीज़ें और मीठा ये आपको मना कर दिया जाता है। वो ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो बना के डिब्बे में आती हैं, दिन में 2 दफ़ा आपको वो खानी पड़ती हैं, और उसके कुछ पार्ट्स आप मतलब दिन में आपने एक टाइम पे खाया, थोड़ा सा छोड़ दिया आपने, कोई 1-2 घंटे बाद फिर वो खा लिया, कुछ जिसमें ड्राई फ्रूट भी हैं, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा जो होना चाहिए। उन सारी चीज़ों से वज़न कम हो ना हो, मगर एक जो साथ शर्त है ना, उससे ज़रूर वज़न कम हो जाता, वो ये कि दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना है। ठीक है। तो पानी पीने से वैसे ही अगर खाना खाने से पहले पानी पिया जाए तो वो जो खाने की जो तादाद थी वो वैसे ही कम हो गई, स्टमक आपका उसकी वजह से भी भर गया, और वो मेरा ख्याल है कि वो निज़ाम इन्हज़ाम में बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है खाना। जी बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल ठीक है। तो एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद ज़रा अपने मतीन साहब से जानते हैं इसी हवाले से वज़न कम करने के बारे में और हनी स्लिम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, हमारे साथ हैं मोहम्मद मतीन साहब, और आज हमें वज़न कम करने के हवाले से अपनी प्रोडक्ट हनी स्लिम के बारे में बता रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं निगहत बात कर रही हूँ हैदराबाद से। हनी स्लिम के बारे में मुझे ये मालूम करना था कि ये खांसी के लिए फ़ायदेमंद है, और सर्दियों में मेरे हस्बैंड को ना सांस भी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो सांस भी हो जाता है, ठीक है, पीना करते हैं, तो इसलिए हमको हनी स्लिम इसके लिए फायदेमंद है क्या? ठीक है, हम अभी पूछते हैं, आपको पूछना है इनसे कुछ, और इसके इस्तेमाल भी बताइएगा कि कैसे हम इसको खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बताइएगा। ठीक है, ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, अभी बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जनाब। फ़हीम भाई, इन्होंने कहा कि खांसी भी है और ये पता नहीं क्या उम्र भी कुछ बताई है, उन्होंने आपने पूछी नहीं। हाँ, दमे की शिकायत शायद है इनको। तो दमे की शिकायत में आप देखें सना मक्की का जो इस्तेमाल है वो दमे के लिए भी होता है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि उसमें जो शहद है शामिल है
तो इस हवाले से सीने के अमराज हों, खांसी हो, गले की अमराज हों, तो सीने से मुताल्लिक़ कोई इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए हनी स्लिम जो है वो मोटापे के अलावा इसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और इनको चाहिए कि ये सुबह इसको गर्म पानी में इस्तेमाल करवाएं और कोशिश ये करें कि फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज़ें ग़िज़ाओं में शामिल ना हों, जैसे चिकनी तली हुई चीज़ें हैं या सिगरेट्स वगैरह या स्मोकिंग वगैरह का अगर शौक़ रखते हैं तो कोशिश करें उसको फ़ौरी तौर पे तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको कम कर दें। और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आम तौर पे जो गला ख़राब हो जाता है, या ठंडी अशिया हैं, तेज़ ठंडा पानी है, या डस्ट एलर्जी है, तो डस्ट से ज़रा कोशिश करें कि बचें। तो इंशाल्लाह हनी स्लिम के इस्तेमाल से 1-2 हफ़्ते में खांसी की शिकायत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ये बताइए कि ये हनी स्लिम कितनी उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है? फिर भी देखिए, ये जो हमारी जो हर्बल वाली चीज़ें होती हैं ना, इसको इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़े हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये कि उनके लिए एक क्वांटिटी फ़िक्स की जाती है। ये कोई एलोपैथिक की दवाई नहीं है कि इसके लिए कोई बाकायदा किसी तबीब का होना या इससे मशवरा करना कि भाई इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो ये हर्बल ऐसी चीज़ है कि इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी उम्र के अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा बूढ़े अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटी उम्र के बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी बबलू के बारे में बताया कि बबलू जो है बहुत ज़्यादा फरबे हो चुके हैं, तो ऐसी उम्र के बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मजाक नहीं है, इसके नुकसानात या कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा ये मोटा होना ये सेहतमंद होने की निशानी है या एक बीमारी है? देखिए, जो मोटापा तो एक बीमारी है, ठीक है, और ज़ाहिर है, देखें जी, हर वो बीमारी उसको हम कहेंगे कि जिसमें आप अपाहज होकर रह जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक आम आदमी की तरह से उठकर भागना, चलना या किसी काम में जो है वो मुशक्क़त वाला काम करना, तेज़ चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, चलना फिरना, और फिर ऐसे जो मोटापे वाले जो मरीज़ होते हैं, फिर उनका मसला ये होता है कि बहुत सारे अमराज घेरना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इतना जमा हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की शिकायत आम तौर पे होना शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, फिर जिगर के अमराज हैं, फिर ये अमराज जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मोटापा कोई अच्छी बात नहीं है, ये बीमारी है, बिल्कुल इससे बचा जाए। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? राना लियाकत लाहौर से बात कर रहा था। जी राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, पूछना ये चाह रहा था कि इनका जो हनी है उसके बारे में पूछना है कि एक तो जोड़ों के दर्द के लिए, और दूसरा क्या इसका वेट भी यानी मोटापे से भी ताल्लुक है? कुछ दोस्तों ने फोन करके कहा कि आप मालूम कर लीजिएगा। और तीसरा, इसकी कीमत क्या है और क्या लाहौर में हर मेडिकल स्टोर पे भी दस्तयाब है या नहीं? बिल्कुल सही, बताएं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए जी, बेसिकली ये है मोटापे के लिए। हनी स्लिम जो है, इसको बनाने का मकसद भी मोटापे को कम करना था, ठीक है ना। जोड़ों के दर्द की जो आपने बात की, जोड़ों का दर्द वज़न के बढ़ जाने की वजह से, मोटापे की वजह से आम तौर पे ज़्यादा होता है। अगर आप वज़न कम कर लेंगे तो जोड़ों का दर्द वैसे ही कम हो जाएगा आपका। फिर आपने पूछा कि इसकी कीमत क्या है, ये 2500 रुपये का है, ये 2500 रुपये का, और ये आसानी आप एक टेलीफोन करें और आपके दरवाजे पे हमारा नुमाइंदा लेकर आ जाएगा। और ये 2500 रुपये का जो आप बता रहे हैं, ये कितने दिनों की ये खुराक है? ये जी नॉर्मली 1 महीने की खुराक है। अच्छा, हाँ, और इसके 2 चम्मच आपको सुबह इस्तेमाल करने होते हैं। नीम गर्म पानी में इसको आप इस्तेमाल करें, और ज़्यादा मोटापा या ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसको 2 से 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से कोई नुकसान भी नहीं होता। नुकसान नहीं होता, ठीक है। और ये कितने महीने आप समझते हैं कि ये इलाज होना चाहिए जिससे? देखिए फ़हीम भाई, इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपने इसको 4 महीने इस्तेमाल करना है, 6 महीने इस्तेमाल करना है। आप अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और एहतियात से और इसके क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो कितने किलो वजन गिरा सकते हैं हम लोग, कितने महीनों में? पूछने का मकसद ये है, तो सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करें, सारी चीज़ें अच्छी हैं, नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है। 4 से 5 किलो वजन बआसानी आपका कम हो सकता है 1 महीने में, बहुत आसानी के साथ। जी, और ये हर महीने चल सकता है? तो आप इसको अगर 2-3 महीने में देखें कि अगर आप अपने आप को बेहतर महसूस करें, आप छोड़ दें इसको। और अगर आपने फिर देखा कि अगर बेआरामी की वजह से और बेखुराकी की वजह से फिर अगर आपका वजन दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, आप फिर शुरू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मतीन साहब। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है अपने काम की तरफ आ गया। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।